Hello students, this is Nandan Singh. I welcome all of you to our YouTube channel Oasis Classes. In the last few lectures, I have made you understand some chapters of your first book, The Rainbow. A rainbow is the section in which you will comprise two parts, prose and poetry. So today we are going to understand the second poem of your poetry section, and that is Song of Myself. Song of Myself has been written by Walt Whitman, an American poet, a very controversial poet, because in his lifetime he could not earn the same name and fame for which he is known now. He had to face a lot of reactions, lot of challenges in his lifetime. His works were not appreciated. He was never admired for whatever he was. But now he is respected and the people admire him and his works too. हम लोग आज उस कवि की कविता पढ़ने वाले हैं जिन्होंने जीते जी वो सुख प्राप्त नहीं किया, वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की जो उन्हें मरने के बाद प्राप्त हुआ। वाल्ट व्हिटमैन ने, जब हम लोग इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे तो पता चला कि इस आदमी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कष्ट झेले, पारिवारिक कष्ट झेला, सामाजिक विद्रोह का सामना किया और जैसे आग में सोना कुंदन बन जाता है और निखर जाता है, हर परिस्थितियों के साथ, हर चुनौतियों के साथ वाल्ट व्हिटमैन आगे बढ़ते रहे और निखरते चले गए। जब वो 12 साल के ही थे, बल्कि कि ये 12 साल के पहले तक ही, यानी कि बाल्यावस्था में ही उन्होंने बढ़ई का काम किया, कारपेंटर का काम किया, चूंकि फादर बढ़ई थे। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने कई कविताएं लिखी और उन सारे कविताओं का एक संग्रह किया। तो उन कविताओं के संग्रह को एक पुस्तक के रूप में उन्होंने छपवाया अपने खर्चे से, और उस पुस्तक का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अमेरिकन सोसाइटी ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब आप नया, बेहतर करते हो तो शुरुआत में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक चीज आप माने कि अगर कोई काम बिना समस्या का हो गया है तो वो कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जब आप बड़ा काम करने जाओगे तो प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि भगवान ये परखते हैं कि वाकई इसके लायक तुम हो कि नहीं हो। He puts some problems before you to take your litmus test. He wants to check you whether you are really capable of all those things or not. The same thing happened with Walt Whitman as well.
He had to face many problems, he had to face many challenges throughout his lifetime. एक बड़ी अच्छी बात, जब मैं वॉल्ट व्हिटमैन की बात करता हूं, अपने हिंदी साहित्य के भी एक महान कवि मुझे याद आते हैं। आपने भी उन्हें पढ़ा है, आपने भी उन्हें जाना है, लेकिन ये बात आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जब वो जिंदा थे तो वो नाम, वो प्रसिद्धि नहीं मिली। कई आलोचनाओं का शिकार उन्हें होना पड़ा उनकी कविताओं के प्रारूप की वजह से, और जब वह दुनिया से गुजर गए तो आपको भी मालूम है कि वह भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। तो कुछ लोग बड़े बदनसीब होते हैं कि अपने नाम, अपनी हस्ती को वो जीते जी नहीं देख पाते। यही सारी चीजें हुई किसके साथ? वॉल्ट व्हिटमैन के साथ। उन्होंने 2 किताबें लिखी, लीव्स ऑफ ग्रास, 1855 में उन्होंने उसे छपवाया अपने खर्चे से, लेकिन बाद में उन्हें हटाना पड़ा क्योंकि समाज का जबरदस्त विरोध। समाज ने उन्हें कहा कि ये गंदी है, अश्लील है, ये समाजोनुकूल नहीं है। लेकिन 1881 में बिना कोई प्रतिरोध और ज्यादा कविताओं के साथ उन्होंने वही किताब छपवाई और आसानी से वो छप गई, लीव्स ऑफ ग्रास। उनकी एक और बड़ी विख्यात रचना है जिसका नाम है ड्रम टैप्स। तो आज चलते हैं, हम लोग इस कविता को समझते हैं क्या है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद की गीत, आत्मगीत, अपनी गीत। परमपिता परमेश्वर ने हमें जो जिंदगी दी है उसके बारे में दावे से आप नहीं कह सकते हो कि यह शरीर फिर मिलने वाला है। ये ना और नेवर सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। स्वर्ग नर्क परिकल्पनाएं हैं, सोच हैं। वैसे भी बिना मरे स्वर्ग का पता नहीं चलेगा कि स्वर्ग है भी कि नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने दिमाग से अपनी जिंदगी को और बेहतर करने की कोशिश में और बदतर कर लेते हैं और बुरा कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है उससे हम खुश नहीं होते। हम, इस कविता की थीम ही यही है कि यू कैन नॉट सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू कैन नॉट सेलिब्रेट ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव। You always repent for all those things which you don't have. कि आप उन चीजों का जश्न उठा ही नहीं पाते, ले ही नहीं पाते हो जो आपके पास है। आप हमेशा अफसोस करते रहते हो उन चीजों के लिए जो आपके पास नहीं है। और विश्वास मानिए, आपके पास सब चीजें नहीं हो सकती। विश्व में ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या ट्रंप साहब हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास वो सारी खुशियां हैं जो एक साधारण किसान के पास है। यही बात किसान भी कहेगा कि मेरे पास उतनी खुशियां नहीं है जितना मुकेश अंबानी के पास है। तो कई लेक्चर्स में मैंने ये बात आपसे कही है कि योर हैप्पीनेस कम्स थ्रू योर माइंड, इट इज योर प्रिजम्पशन। तो कवि क्या कहते हैं उसको समझने की कोशिश, यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कवि, कि अपने पास जो है उसको, उसका आनंद लो, कम में भी ज्यादा को समझो। अगर ये कहोगे कि मैं लखपति हूं और करोड़पति क्यों नहीं और नहीं हूं तो दुखी हूं, तो याद रखो जिस दिन करोड़ होगा वो करोड़ भी तुमको खुशहाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर करोड़ आते ही तुम अरबपति बनना चाहोगे। यानी तुम्हारी जो भागम भाग है जिंदगी, हाफते रह जाओगे, थक जाओगे, एक दिन मृत्यु सैया पर लेट जाओगे,
ये दिमाग कहेगा कि तुमने प्राप्त तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तुम तो केवल धावक रहे। यू हैव ऑलवेज बीन अ रनर, यू हैव नेवर अचीव्ड एनीथिंग इन योर लाइफ। तो कवि क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैंने यहां कीवर्ड्स में डाल दिया है सारी चीजें, आप देखोगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कीवर्ड्स डाला हुआ है, यानी जो हार्ड वर्ड्स होते हैं आप उनको देख लोगे, स्क्रीनशॉट में दे दिया जाएगा, आप उसको ठीक से पढ़ लोगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से जश्न मनाता हूं और खुद से गीत गाता हूं। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कभी हम लोगों से कहते हैं कि जिसे मैं मानता हूं वही तुम भी मानोगे, बिकॉज यू आर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। कभी कहते हैं मेरे तुम्हारे बीच में अलग क्या है, तुम भी मानव मैं भी मानव। जितनी परमाणुक संरचनाएं तुम्हारे शरीर में वही तो रचना मेरे शरीर में है, तो मैं और तुम अलग कैसे हो गए? मैं और तुम केवल अलग हो अपनी सोच से, अपने नजरिए से। लेकिन ये बात तो सब मानोगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कवि जो कह रहे हैं उसकी बात कह रहा हूं। कि कवि कह रहे हैं कि जो है उससे खुश रहो, उसका जश्न मनाओ, जो नहीं है उसको लेकर के दुखी होने की जरूरत। तो आप भी कभी कभी सोचोगे सही बात है, कभी गलत काम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हकीकत में हमें हमारे पास जो है, हाँ ज्यादा पाने की जद्दोजहद करनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी नीरस हो जाएगी। लेकिन अगर ना पा सके तो उसके लिए दुखी होकर के मुंह लटका करके रोते हुए माथा पकड़ करके नहीं बैठ जाना। तब तो तुमने समस्याओं को हिमालय बना दिया, समस्याएं छोटी नहीं हुई। तो कभी वही बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी ये भी कह रहे हैं कि मैं अलग और तुम अलग नहीं, मेरी सोच तुम्हारी सोच अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी मनुष्य, मेरे शरीर में भी उतनी ही परमाणुक रचना है जितनी तुम्हारे शरीर में है। I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. आप देखोगे कीवर्ड्स में लिखा हो लोफ मतलब भटकना, लीन मतलब किसी के सहारे, जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, तो लीन मतलब किसी के सहारे खड़ा होना, झुक करके खड़ा होना। कभी कहते हैं क्या, मैं भटकता हूं, मस्त रहता हूं, बिंदास रहता हूं। अपनी आत्म भटकाव के समय में अपने आत्मा को ढूंढता हूं। कितनी गहरी बात है। ट्रेन में कभी आप बैठे होंगे, आपके आसपास कोई ऐसा नहीं होगा जिसको आप अपना कह सकते हो, जिससे आप बात कर सकते हो। तो खिड़की के पास बैठे बैठे आप सोचते रहते हो। उस समय आपका मिलन किससे होती है? आपकी आत्मा से। और इसको हम लोग हिंदी में आत्मचिंतन कहते हैं और इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। यानी तब आप सोच पाते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं और मैं कैसे कर सकता हूं। ये सारी सोच आप तब रखते हो जब एकांत में रहते हो, पैदल चल रहे हो, कहीं एकांत जगह में बैठे हुए हो। कभी कह रहे हैं क्या, मैं भटकने निकल जाता हूं और मेरी मिलन किससे होती है? आत्मा से, मेरी आत्मा से। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं किसी के सहारे खड़ा हो जाता हूं भटकते हुए। ग्रीष्म ऋतु के घास की नोक को, स्पीयर मतलब होता है नोक, अगला जो मुहाना किनारा होता है। कभी कहते हैं कि उसकी नोक को मैं निहारता रहता हूं। कितनी गहरी बात है। मैंने कई बार आपसे कहा है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जहां तक सूरज की प्रकाश नहीं जा पाती वहां किसकी कल्पना चली जाती? कवि की। तो कवि यहां कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जो वो घास नीचे से सूखता आ रहा है, मुझे सूखे हुए हिस्से को नहीं देखना, जो बची हुई हरियाली है नोक पर, मैं उसको देख के खुश हो जाता हूं। ये बड़ी ही फेमस उदाहरण है जो आपने कई लोगों से सुन रखा होगा।
कि there are three types of people in world. One, for whom the whole world is disappointing, dejecting, like a desert. Second, for whom something is very enjoyable, very blissful in world. And the third, for whom the world is nothing but a heaven. तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जिनके लिए दुनिया केवल बुरी ही बुरी है, उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, दुनिया में कोई खुशियों की बात है नहीं। दूसरे वो जिनको ये लगता है कि इस दुनिया में गम भी है और खुशियां भी हैं। और तीसरे वो जिनको लगता है इस दुनिया में गम तो है ही नहीं, खुशियां हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आधे भरे हुए पानी से भरे हुए ग्लास को आप दिखाओगे तीन अलग अलग तरह के लोगों को, तो तीन विचार आपके सामने आएंगे। एक जो भयंकर निराशावादी व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा, ये ग्लास आधी खाली है, क्योंकि वो आधा भरा हुआ हिस्सा देख नहीं पा रहा, उसको केवल खाली हिस्सा ही दिखाई दे रहा। दूसरा जो उससे थोड़ा बेहतर आशावादी है, जिसमें कुछ जिंदा बची हुई है आशा, वो आपको क्या कहेगा, ये ग्लास आधी भरी हुई है, किससे, पानी से। और तीसरा जो प्रचंड आशावादी है, जो भरपूर है उत्साह ऊर्जा से, वो कहेगा ये ग्लास पूरी भरी हुई है, आधी हवा से और आधे पानी से। तो ये यहां से खोपड़ी से पैदा होता है। कभी कह रहे हैं क्या, मैं उस नोक को देख करके खुश हो रहा हूं जो बचा हुआ है, हरियाली जिसमें है। My tongue, my every atom of my blood formed from the soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. मेरी जिह्वा, मेरे रक्त के हर एक परमाणु, इन सब की रचनाएं इसी मिट्टी और इसी हवा में हुई है। मेरे माता पिता भी यहीं पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूं, और मेरे माता पिता के भी माता पिता यानी मेरे दादा दादी नाना नानी भी यहीं पैदा हुए। पूरा यानी देशभक्ति की एक अटूट दृष्टिकोण के साथ कभी बोल रहे हैं हमें। तो फिर से एक बार हम लोग पीछे घूमते हैं, यानी खुश रहने का क्या क्या पैमाना है। जो है उससे खुश रहो, जो नहीं है उसकी वजह से दुखी मत हो। कम में भी ज्यादा को ढूंढो, सूखे हुए घास के आखिरी तिनके में हरियाली मिल जाए वो देख के खुश हो जाओ। देशभक्त रहो, राष्ट्र प्रेम की हिलोरें हृदय में होनी चाहिए। सब कुछ है, राष्ट्र प्रेम नहीं है तो खुश भी नहीं रह सकोगे। साथ ही क्या करें, आई नाउ 37 years old in perfect health begin। मेरी अभी उम्र कितनी है, 37, 37 साल का हूं मैं, और मेरा हेल्थ क्या है, परफेक्ट। मेरे स्वास्थ्य में कहीं कोई नुक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिंदगी को भरपूर जीना है तो स्वस्थ रहना ही होगा। A healthy mind lives in a healthy body. And the combination of healthy body and healthy mind makes you a successful and great person. एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, योग, संयोग, किसका, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का, आपको महान और सफल बनाती है। कभी कहते हैं मेरी उम्र 37 साल है और मेरा स्वास्थ्य भरपूर है, मैं भरपूर ऊर्जा से मैंने लवरेज हूं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। सीज मतलब होता है थमना, रुकना। होप मतलब आशा करना। मुझे पूरी आशा है कि मैं मौत तक रुकने वाला नहीं हूं, अपना कर्म करता ही जाऊंगा। संस्कृत में आपने सुना है चैरेवती चैरेवती, चलते रहो चलते रहो, बहते रहोगे तो पवित्र रहोगे नदी की तरह, थमोगे तो सड़ोगे नाले की तरह, तालाब की तरह।
गंगा की पवित्रता उसके प्रवाह से है। तालाब गलने, सड़ने, महकने, दुर्गंध करने लगता है, किसकी वजह से? अपनी स्थिरता की वजह से। तो लाइफ में चैरेवती, हर समय काम करते रहो, मेहनत करते रहो। जिस दिन विश्राम दिया दिमाग और शरीर को, वो तुमको सड़ाने लगेगा अंदर से। Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgot. अलग अलग सोच, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं प्रचुर संख्या में विश्व में काफी मात्रा में है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है। हिंदुओं में भी कई सेक्शंस हैं, मुसलमानों के भी कई सेक्शंस हैं, ईसाइयों के भी कई सेक्शंस हैं। सेक्शंस। लेकिन यहां कवि कहते हैं क्या? मैं उन सब चीजों को निरस्त करता हूं। यही सब कारण था, कभी कई बार धार्मिक विचारधाराओं का जो विरोध करते थे तो समाज में उनको स्वीकार्यता बड़ा मुश्किल से, क्योंकि धार्मिक विचारधाराओं का जब विरोध आप करोगे ना, गांव में जैसे आप कहोगे बलि देना बहुत गलत चीज है, दुर्गा मां को बलि मत दो, तो 10 में से 9 आदमी तो जरूर आपको पागल कहेंगे, ज्यादा काबिल कहेंगे 2 अक्षर पढ़ लिया तो अपने आप को ज्यादा समझदार समझने लगा। यानी कि कुरीतियों के खिलाफ जब आप आवाज उठाओगे तो आपके खिलाफ कई भाले, कई तलवार उठ जाएंगे। कभी यहां वही बात कह रहे हैं कि दुनिया में तो कई विचारधाराएं, कई धार्मिक मान्यताएं, मैं किसी को मानता नहीं हूं। एक तरह से कहो तो मैं नास्तिक हूं, मैं मानवतावादी हूं, मैं केवल मानवता में ही विश्वास करता हूं। लास्ट में वो कहते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। मैं अच्छे या बुरे के लिए हमेशा आवाज उठाने के लिए तैयार रहता हूं। कोई खतरा खड़ा हो जाए मेरे आगे, उसकी फिक्र नहीं करता हूं। आप झूठ, यू टेल अ लाई इन ओनली 2 सिचुएशंस, इन 2 सर्कमस्टांसेस, आइदर यू आर बाइस्ड और यू आर अफ्रेड। आप 2 ही स्थितियों में झूठ बोलते हो, या तो आप पक्षपाती हो या फिर आप डरे हुए हो। पक्षपाती समझे? शायद आपको याद होगा क्लास में भी ये बात मैंने कई बार कही थी कि दो स्थितियों में ही आप झूठ बोलते हो। आप क्लासरूम में हो, आपके दोस्त ने किसी अन्य लड़के को पिट दिया है और मैं नहीं था वहां। बाद में जब क्लासरूम में आता हूं और पूछता हूं, अरे ये तुम बताओ कि ये दोनों के बीच का जो झगड़ा है उसका केंद्र कहां है, यानी किसने इस झगड़े की बीज रोपी, कौन इसका कारण है? तो आप अगर महा ढीठ हो तो आप सीधा क्या कहोगे, जबकि आपको ये अच्छा से पता है कि आपका दोस्त ही बदमाश है, उसकी ही गलती है, सामने वाले दूसरे लड़के की गलती नहीं है। लेकिन अगर आप महा झूठे हो तो आप सीधे कह दोगे ना, सर इसकी कोई गलती नहीं, वो लड़का दोषी। थोड़ी सी शर्म बची है तो आप क्या कहो, सर उसमें हम लिख रहे थे, हम ध्यान नहीं दे पाए कौन गलती। आपका दिल कहता है कि आपने देखा है, आपने समझा है कि आपका दोस्त गलत है, क्योंकि आपको अपने दोस्त का पक्ष लेना है, इसलिए साफ साफ झूठ बोलते जा रहे हो। तो यहां तो आपने पक्ष लेने के कारण से झूठ बोल दिया। कई दफा क्या होता है कि आप कहीं सिनेमा देखने निकल गए, दोस्त के साथ निकल गए, क्रिकेट खेलने, घंटों बिता दिया, पापा आपसे क्या पूछते हैं, बेटा कहाँ गया था? अब तो आपको पापा कम, उनका डंडा ज्यादा दिखाई दे रहा है या डांट ज्यादा दिखाई दे रही। आप क्या कहते हो, पापा नोट्स लेने गए थे, बुक मेरी बुक तो दूसरे के पास थी और वही रोक लिया, कुछ देर हम उसके साथ पढ़ने लगे। आप अच्छे से जानते हो कि आपने अपने पापा को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को धोखा दिया, झूठ बोला, और झूठ बोलने का कारण पापा की खौफ थी। तो खौफ यानी डर की वजह से या किसी के पक्ष लेने की वजह से। यहां कभी कह रहे मैं चाहे कोई खतरा हो जाए, गुड को गुड बोलता हूं और बैड को बैड बोलता हूं, यानी जो अच्छा है वो अच्छा, जो बुरा है उसको बुरा बोलता हूं, मुझे उसकी परवाह नहीं कि मेरे जान पर आ जाएगी।
लास्ट में वो कहते हैं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। अगर पवित्र हो ना ओरिजिनल एनर्जी, मैं प्रकृति में विश्वास करता हूं, बिना थमे अपने प्रवाह के साथ जैसे बहती रहती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं। मैं अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही जीना चाहता हूं। यानी कभी मूल रूप से हमें 4-5 बातें बताते हैं और जिनका पालन करके हम भी खुश हो सकते हैं। यानी जो हमारे पास है उसका जश्न मनाएं, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। कम में भी ज्यादा निराशावादी नहीं होना है, देशभक्त रहना है, स्वस्थ रहना है, साथ ही निर्भीक निडर रहना है, सही को सही और गलत को गलत बोलना है, ना किसी का पक्ष लेना है और ना किसी से डरना है। हमें ओरिजिनल रहना है, बिंदास रहना है, तभी हम लोग वाकई इस जिंदगी को जी सकेंगे, भोग सकेंगे, इस जिंदगी का आनंद ले सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस कविता को बेहतर ढंग से समझा और अगले क्लास में इसकी क्वेश्चन आंसर समरी वगैरह होगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।